तो ये हमारी सिनोप्सिस के साथ थर्ड क्लास है ये हमारी, कि सिनोप्सिस के कैसे कैसे स्टेप होते हैं। इससे पहले हमने सिनोप्सिस का ओवरव्यू हमने जान लिया कि सिनोप्सिस एक फ्यूचर प्लानिंग है कि हम रिसर्च में क्या करने वाले हैं। इसलिए इसमें ऑलमोस्ट जो भी सेंटेंसेस यूज किए जाएंगे वो फ्यूचर में किए जाएंगे कि आई विल डू दैट, आई विल सिलेक्ट दैट टूल, दैट इंस्ट्रूमेंट, आई विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम दैट लोकेशन, दैट इंडिविजुअल, फ्रॉम दैट सफरिंग पीपल्स। सो एवरी सेंटेंस कि यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस में होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ एक हो सकते हैं उसमें। तो इसके स्टेप्स हमने पढ़े थे। टाइटल हमने पढ़ लिया इसका, इंट्रोडक्शन, एंशिएंट लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर, हाइपोथेसिस में अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। लास्ट टाइम हम मेथड पे आए हुए थे, आज हम मेथड से शुरू करेंगे कि मेथड में क्या होता है। पार्टिसिपेंट्स आपका कौन है, असेसमेंट्स, असेसमेंट का मतलब है यहाँ पे टूल्स है, डिजाइन, ठीक है, क्या डिजाइन लिया आपने, इंटरवेंशन की योगा की कौन सा मॉड्यूल आप दे रहे हो, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन कि आपने योगा करा दिया और योगा कराने के बाद में टूल्स से भी ले लिया, अब टूल्स से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे। डेटा एनालिसिस, ठीक है, कि डेटा को कैसे हम एनालाइज करेंगे, ये सॉफ्टवेयर से होता है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट्स, इसको हम पढ़ते हैं आज हम। और मेथड का कॉलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और ऑलमोस्ट जैसे मैंने भी इंटरव्यू दिया था पीएचडी का, डायरेक्ट सीधा ये बोला गया था मेथड सेक्शन बताइए, डायरेक्ट बोला जाता है क्योंकि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेथड का। मेथड का मतलब कि आप किस तरीके से और किन लोगों को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है रिसर्च के लिए। पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होगा, मतलब कि जिन लोगों को आप सिलेक्ट करोगे कि उन लोगों को आपने चुना है। जैसे अभी मयंक जी ने कहा कि वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर करना चाहते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत सारे स्टेजेस हैं, ठीक है। हाँ, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, वैसे जेंट्स में भी होता है, लेकिन अलग से मेंशन करना कि फीमेल का ब्रेस्ट कैंसर। पहले पॉइंट की जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, इन तीनों में से कौन सा जेंडर है पार्टिसिपेंट में, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद में उसका जो है एज ग्रुप क्या है, ठीक है। एज ग्रुप कि आप, क्योंकि 18, कई बच्चों को बचपन से भी होती है भैया, तो आप बचपन छोटे एज ग्रुप के बच्चे ले रहे हो 10 ईयर तक के, 10 to 20 ले रहे हो, 20 to 30 ले रहे हो, या मैरिड होने के बाद के पेशेंट्स ले रहे हो, ठीक है। 50 ईयर्स अबो ले रहे हो, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम तो ज्यादा बाद में ही आती है इस तरीके से। तो मतलब कि आपका एज ग्रुप क्या है उन पार्टिसिपेंट्स का, ये आप लोग डिसाइड करोगे। आपको क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। और लोकेशन, एल, ठीक है। एल का मतलब लोकेशन, सॉरी ये माउस ठीक से चल नहीं रहा है, लेकिन आप समझ जाओ, लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन मतलब कि किस जगह के आपके बच्चे होंगे। आपने जो भी सब्जेक्ट को सुना है कि वो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, ठीक है। अब उसके भी अंदर आ जाओ, इंडिया के हैं तो इंडिया में किस स्टेट के हैं, या आपकी जो रिसर्च है पूरी ओवरऑल पूरी इंडिया के लिए है, या किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपने बनाई। आपने दिल्ली के लिए बनाया है, एमपी के लिए बनाया है, एमपी में भी कौन सी लोकेशन के लिए आपने बनाया है। जितना आप स्पेसिफिक दोगे उतना ज्यादा बेटर है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आप लोग आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी लोकेशन के आपके लोग होंगे, ठीक है। तो जेंडर हो गया, एज ग्रुप हो गई, लोकेशन हो गई, ठीक है।
तो सर इसी ये से एक बीच में बोलूं, जी बताइए पूनम। ये लोकेशन में ये भी हो सकता है ना, अभी मयंक जी को अगर कैंसर का लेना है तो किसी एक हॉस्पिटल से रिलेटेड, जहां भले पूरे इंडिया के लोग आते हैं पर किसी एक हॉस्पिटल से हमने पेशेंट्स लिए हैं ऐसे। हाँ हाँ, वो उसी में आ गया कि वो पेशेंट आपको, यानी कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो लोग कहाँ से मिलेंगे आपको? यस हॉस्पिटल से सर। मिलेंगे, या आप सोसाइटी में जाओगे, स्कूल से लोगे, ठीक है, कॉलेज से लोगे? आपको खुद को क्लियरिटी आनी चाहिए। और इस पॉइंट का आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे जो मैंने खुद सिलेक्ट किया था अपने सिनॉप्सिस में, जो मैंने एस में दिया था, मेरा टॉपिक था कि इफेक्ट ऑफ भागवत गीता ऑन स्कूल, फीमेल स्कूल टीचर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जो फीमेल स्कूल टीचर हैं उनके ऊपर योगा इंटरवेंशन का इफेक्ट क्या पड़ना था, और हमें उसमें जज मुझे क्या करना था, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्ट्रेस लेवल। मेनली क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैंने वहां पे प्रेफरेंस दिया था। तो जैसे कि सीधा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि मिस्टर राहुल टेल मी कि how why you select only female, why not male? फीमेल ही क्यों लिया, मेल क्यों नहीं लिया? तो जो जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उनके काउंटर क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए। स्कूल से ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? तो वहां पे आप अपने, वैसे आपके पास एक कॉन्फिडेंटली आंसर होना चाहिए कि क्यों आपने स्कूल सिलेक्ट किया। वहां पे मेरा आंसर क्या था, सर आई हैव डन 5 year जॉब इन दिल्ली schools, 3 to 4 schools in public school, really actually I have also done, not fake। सो मतलब कि उनको लगना चाहिए कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये आदमी ऑलरेडी इस फील्ड में रह चुका है, इसका मतलब कि ये तो टीचरों का आराम से डेटा इकट्ठा कर लेगा। बोले कि आप स्कूल में बात कैसे करोगे, आप तो बेंगलुरु आ रहे हो? ठीक है सर, मुझे एक्सपीरियंस है कि स्कूल की मैनेजमेंट कैसी होती है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, कैसे परमिशन ली जाती है। मैं दिल्ली क्या, मुझे कहीं छोड़ दो मैं वहीं पे ले लूंगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है किस तरीके से मैनेजमेंट में बात की जाती है, कैसे बच्चों को योगा करवाया जाता है। तो आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए। आप हॉस्पिटल का डेटा ले रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट। अब वो हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन बी कॉन्फिडेंट, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, मेरे चाचा जी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, मैंने उनसे बात की थी, वो एम्स में हैं और मुझे गाइड करते रहते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना, ज्यादातर हो सच ही बोलना है, ठीक है। दोस्त के वैसे आपके होंगे, सब लोगों के रिलेशन तो होते ही हैं, उनसे बात भी आप करते ही होंगे, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन बी कॉन्फिडेंट, इंटरव्यू हमेशा कॉन्फिडेंस को देखा जाता है कि आपने जो टॉपिक लिया है उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हो। कि मैं वहां पे विजिट किया, देखा वहां पे इतने पेशेंट्स आते हैं, और अगर आप लोग मुझे परमिशन देंगे तो मैं वहां का डेटा ले सकता हूँ, नहीं तो मेरा जो गाइड जो सिलेक्ट करेगा मैं उसके हिसाब से अपने डेटा को कलेक्ट करूंगा। तो बी कॉन्फिडेंट, ध्यान रखिए, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। वाई ओनली दिस ग्रुप? 6 to 10th क्लास ही क्यों ली, 10th to 12th क्यों नहीं ली? ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखिए इसमें, जैसे कि नीडो स्टेडियम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो भी पॉपुलेशन आप सिलेक्ट करोगे, जो भी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की नीड क्या है आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि रफली अभी मान लेते हैं कि मयंक जी ने भी कैंसर की बात किया है, तो जनरली वो फीमेल्स को होता है, और वो भी जनरली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 35-40 एज के बाद शायद वो ठीक तरीके से सामने आती हैं केसेस, कि सिलेक्ट करेंगे कि हाँ हमने इस एज ग्रुप को हमने पर्टिकुलर सिलेक्ट किया है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा आप लोग प्रेफरेंस किसका दोगे, रिसर्च पेपर्स का,
कि इतने इतने रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा है, आप लोग स्लाइड बनाओ, स्लाइड बनाओ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में वो आपको ये बोलेंगे कि स्लाइड पढ़ो ना। इंटरव्यू, मेरे साथ भी यही धोखा हुआ था, स्लाइड मैंने बहुत सुंदर बनाई और इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ मैंने बोला सर मैं प्रेजेंट माई स्लाइड, बोले नो, टेल डायरेक्टली विद आई टू आई कॉन्टेक्ट। तो आपको ओरली याद होनी चाहिए सारी चीजें। बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज प्रेजेंटेशन का मौका देती है, अदरवाइज प्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता। आप लोग प्रिपेयर करो अपनी साइड से, लेकिन बिना प्रेजेंटेशन के भी आपको वो चीजें याद होनी चाहिए कि आपने क्या क्या लिखा है सिनॉप्सिस के अंदर। ओके, क्योंकि जब बनाओगे ना तो याद भी अपने आप ही हो जाएंगी चीजें। आपको जो अपने हाथ से बना सकता हो याद ऑटोमेटिक हो जाती है चीजें को। तो पार्टिसिपेंट्स आपके क्या हैं, कौन है, किस एज ग्रुप के हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। क्यों लिए, यही क्यों लिए असेसमेंट। अब असेसमेंट क्या है, असेसमेंट का मतलब एसेस, कैसे आप एसेस करोगे, क्या जो डेटा है, डेटा को कैसे एसेस करोगे, यानी कि इसमें क्या आएगा, हमारा टूल्स आएंगे, ठीक है, जो हमारे टूल्स हैं। अब चलिए मयंक जी बताएंगे उन्होंने क्या डिसाइड किया है इसके टूल्स के लिए। सॉरी मेरा माउस अच्छे से नहीं चल रहा। हाँ, कि असेसमेंट करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर आपने सिलेक्ट किया, तो किन किन टूल्स का आप यूज करोगे जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है। या बाकी लोग भी सुझाव दे सकते हैं। हाँ जी। सर उनको ब्रेस्ट कैंसर है सर, इसका अगर मैं टूल यूज करूंगा सर तो मेरा जो रिसर्च होगा, माय रिसर्च विल बी वेरी कॉस्टली, सो आई विल नॉट वर्क ऑन दैट। आई विल ओनली हाँ, I will ओके, I will only see that effect of yoga in that particular breast cancer. ये क्या सर बात हम कर रहे हो। हॉस्पिटल से पेशेंट लेंगे तो उनकी टेस्ट तो पहले ही हो चुकी होगी Yes, sir. कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है। Their test had almost done, sir. So I will after that I मयंक will जी work on it. सुनो, Yes, sir. आपका सैंपल साइज कितना होगा। My sample size was, sir, at least 4 to 50 participants. I will. 50, ओके। क्या आपको Okay, sir. लगता है कि 50 पार्टिसिपेंट्स एक ही दिन रिपोर्ट चेक कराएंगे। Sir, I think I have talked with Poonam ji, and her I मान लेते her हैं हमारी क्लास, ऐसा हो, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे सभी सभी लोगों को कैंसर है, मुझे भी है, आप लोगों को भी है। अब मैं टेस्ट कराने गया 31 मार्च को, पूनम मैडम टेस्ट कराने की 5 अप्रैल को, शिवाय जी गए मई में, तो वो तो अपने आप में कंफाउंडिंग हो गया। सब लोगों का टेस्ट की डेट अलग अलग है। पहले जी टेस्ट कराया लेकिन टेस्ट की डेट तो अलग अलग है ना, तो डेट विल बी सेम। 1-2 दिन का गैप चलता है, ज्यादा दिन का गैप वो अपने आप में गलत होगी रिसर्च, इसलिए आपको करवाना पड़ेगा टेस्ट। तो अगर sir, आप रिसर्च ले रहे हो या आप उनको according मोटिवेट to करोगे। 2008 research paper, in one day 15 million cases has done, sir, in past 2008. It's a data, सेम sir, about हॉस्पिटल, research paper. आई थिंक सेम हॉस्पिटल It's a नॉट it's a पॉसिबल। it's a worldwide data, sir. अरे वर्ल्ड वाइड का हम क्या करेंगे। हमें मान लो आप एमपी के किसी हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपके लोग एमपी के, योगा आप उनको एमपी वालों को दोगे, तो वर्ल्ड का डेटा का आप क्या करोगे। आपको तो उन डेटा से मतलब है ना जिनको आप योगा करा रहे हो। समझने की कोशिश करो इस पॉइंट को। तो Yes, हाँ, इसमें तरीका क्या है, जैसे जैसे क्रोनिक जो डिजीज होती है ना, उसमें आप पेशेंट्स को मोटिवेट कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि रिसर्चर खुद पैसे नहीं लगाता, हम जो सैंपल है उनको मोटिवेट करते हैं पहले ही
कि आपको इस डेट को टेस्ट कराना है, या डॉक्टर से डीलिंग कर लेते हैं कि आपको बताना है इस डेट को ये क्या होगा, Yes, sir. टेस्ट करेंगे। तो वो अपने आप ही आपका भी काम हो गया और टेस्ट भी हो गया एक ही दिन, 1-2 दिन आगे पीछे चल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपके पैसे भी नहीं लगे और डेटा कलेक्शन। Yes, sir. ठीक है, और लोग करा लेंगे, करा भी लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. मतलब जरूरत है सर इस फील्ड पे भी, और मतलब सोचने का, विचार करने का कि कैसे करना बहुत है। ज्यादा, बहुत सोचना है, बहुत सोचना है। सर अभी टूल्स डिसाइड करो ना, टूल्स क्या, यस इसमें तो सर, हार्मोनल टेस्ट भी होंगे इसके अंदर, यस सर, यस सर। बहुत सारी चीजें होती हैं, और साइकोलॉजिस्ट से भी दिखाना पड़ सकता है। वो आप जब थोड़ा स्टडी के अंदर जाओगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, और क्या क्या टूल्स, सभी अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग टूल्स हैं। जैसे अभी सलोनी जी ने बताया था, स्पायरोमीटर लेंगी। ठीक है, कि लंग्स कैपेसिटी टेस्ट लिया जाएगा, लंग्स कितनी, उसके अंदर टाइडल वॉल्यूम कितनी है, दूसरी अलग अलग वॉल्यूम कितनी, कैपेसिटी कितना वो अंदर रोक पा रहा है, कितना एक्सेल कर पा रहा है, HRV उसका कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है 1 मिनट के अंदर, जनरली 15 से 16 बार हम सांस लेते हैं, हार्ट बीट उसकी कितनी है। तो ये जिनका जो टूल है वो टूल आपको पता होने चाहिए, और टूल कैसे काम करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है। अब स्पायरोमीटर की फिजियोलॉजी क्या है, HRV की फिजियोलॉजी क्या है, EEG हमने ले लिया, EEG की फिजियोलॉजी क्या है, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट जो आपने सिलेक्ट किया है वो इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, इसका मतलब ये काम कैसे करेगा वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके सर। मैं हाँ ठीक है, ओके। अब डिजाइन क्या है, डिजाइन बहुत तरीके के डिजाइन होते हैं। डिजाइन का मतलब क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, रिसर्च डिजाइन है ये, कि एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दे देना आप रिसर्च को कैसे करने वाले हो। जैसे कि आप एक बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग बनाने से पहले खाका आप तैयार करते होंगे, या आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो आपने बनाया है वो तैयार करेगा कि हमारे पास स्पेस कितना है, 300 स्क्वायर फीट हमारे पास जगह है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर में है वो आप देखेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, इस तरफ इसका डायरेक्शन वो होना चाहिए, इतने रूम्स बनने चाहिए, यहाँ पे इसकी स्टेयर्स बननी चाहिए, इतने फ्लोर बनने चाहिए, हमारे पास कितना बजट है उसके हिसाब से ये सब चीजें डिसाइड होती हैं, और कितना टाइम लगना चाहिए, और उसमें कितने लेबर की हमें जरूरत पड़ेगी, कितना रेता की जरूरत पड़ेगी, कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, वो पूरा का पूरा प्लानिंग होती है जब आप घर बनाते हो हर चीज की। इसी प्रकार रिसर्च डिजाइन में कि हम एक फ्रेमवर्क दे देते हैं कि कैसे हमें करना है पूरे का पूरा। ठीक है, अब इसमें सबसे मेजर क्या है, सैंपल साइज हमारा डिसाइड हो गया, एक्चुअल में वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है इनडायरेक्टली, जो हमने पहले बातें किया है। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे मेजर क्या है, बाहर की, कि हमारे पास कितनी जगह है, मतलब कि मान लो कि हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे पास सैंपल बनने के लिए तैयार हुए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे रिसर्च डिजाइन में, कि वन ग्रुप स्टडी। ठीक है, आप कुछ रिसर्च डिजाइन के नाम लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो देखने पड़ेंगे, सारे याद नहीं है मुझे, कई हैं, लेकिन जो मेन, जो सबसे पहले, जैसे कि हमारे पास 100 पीपल्स हैं। ठीक है, अब 100 में सिर्फ हमारा एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप को हम योगा करवा रहे हैं, और उसी का ही हम बाद में टेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, वन ग्रुप प्री पोस्ट असेसमेंट, या वन ग्रुप प्री पोस्ट रिसर्च डिजाइन, इसको बोला जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है, और एक ही ग्रुप के बेस पे हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे और अपना जो है रिसर्च को करेंगे। इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ा कम होती है, इसमें आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा क्यों इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ा कम होती है वन ग्रुप स्टडी की। कोई सर बताएगा? इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं रहेगा, और 2 ग्रुप होंगे तो तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्यों, वही तो मैंने पूछा क्यों।
तो ग्रुप सर में क्यों रिलेटेड कंपैरिजन नहीं चाहिए? होगा, सर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हम। वेरी गुड, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो, खोल के बताओ इसी आंसर को। सर अभी एक ग्रुप को हमने योगा दिया है, एक को नहीं दिया है, तो जिसको नहीं दिया है उस पे क्या इफेक्ट हुआ है शुरू में और बाद में, उनके टेस्ट कैसे थे, और जिनको दिया है उस पे क्या इफेक्ट हुआ है स्टार्टिंग और एंड के टेस्ट में। तो ये हम बहुत अच्छे से इसको कंपेयर कर पाएंगे कि वेरी जिन्होंने गुड। योगा किया है उनका क्या हुआ, जिन्होंने नहीं किया है उनको क्या हुआ। इसका मीन्स मतलब क्या ऐसा है भी कि तो हो सकता है कभी कभी कि कुछ इफेक्ट ही नहीं आए, मीन जिन्होंने योगा नहीं किया उन पे भी कुछ इफेक्ट नहीं आया है, वो भी वैसे ही है और ये भी ऐसे है, या फिर हमको चेंजेस भी दिख सकते हैं। मेनली क्या होता है, आप लोगों ने कंफाउंडिंग फैक्टर का नाम सुना है? कंफाउंडिंग फैक्टर किन किन लोगों ने सुना है? कंफाउंडिंग, इसको इंटर वो भी बोलते हैं ना। सर इसका ये दूसरा डाटा नाम, है क्या सर, इंटरवेनिंग डाटा आई थिंक। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरीके से एक है ना, तीसरे का नाम कंफाउंडिंग वेरिएबल, क्रोच। कंपाउंडिंग, उसको नाम सुना है सर। हाँ, उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था उस समय, मैंने दूसरा शब्द यूज किया था वहां पे। ठीक है, तो वो इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवेंशन, सॉरी क्या था? इंटरवेनिंग। इंटरवीनिंग वेरिएबल। हाँ, इंटरवेनिंग वेरिएबल या फिर कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है, एक ही बात है। तो वो होता क्या, आप लोगों को क्लियर है व्हाट इज कंपाउंडिंग फैक्टर? इसका मतलब आप लोगों को क्लियर है? रिसर्च क्लास पढ़ी थी आप लोगों ने ध्यान से? क्लियर कट बताया था मैंने खुद वहां पे। हाँ सर, शायद वो ऐसे होता है जो हमारा मेन वेरिएबल नहीं होता, पर वो हमारे रिसर्च पे प्रभाव डालता है। जैसे वेरी आपने शायद एग्जाम्पल दिया था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एडमिशन मुझे मिलेगा, पर आपकी मम्मी भाभी जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको टाइम टू टाइम खाना दे रहे, तो वो भी तो इफेक्ट आया है जो आपको सक्सेस मिला ऐसे। वेरी गुड। हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्यचर या संगतचर। अब आपको याद आ गया होगा, है ना? जी बाह्यचर, सर, बहुत सारे थे वहाँ पे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी था एक। एक्सटर्नस वेरिएबल, हाँ वो नाम में जो बोला था एक्सटर्नस वेरिएबल, ठीक है। जी सर। हाँ, इसके अलावा और भी होते हैं मेनली, यानी कि जितने भी कंपाउंड, इसका मतलब क्या है कि जैसे भी अभी पुणे मैम ने उदाहरण दिया कि मैंने अपनी स्टडी तैयार किया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 3 घंटे पढ़ना चाहिए, 4 घंटे पढ़ना चाहिए। क्या एक्चुअल में खाली वो पढ़ाई के आवर ने ही चीजें बनाती या इसके अलावा और भी चीजें रही जिसकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ? मेरा फ्रेंड डिस्कशन भी था, रिवीजन टाइम भी था, पेरेंट्स ने हेल्प भी किया, दोस्तों ने भी हेल्प किया। ये चीजें भी मायने करती है। मेरा पहले का क्या बैकग्राउंड था, उसके भी मायने करती है। पीछे मैंने क्या पढ़ाई की इससे पहले, प्रीवियस मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या मैं कर रहा हूँ। यानी कि अब हम बोलेंगे नहीं, खाली क्लास अटेंड करना इनफ नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें करनी पड़ेंगी। होमवर्क भी करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, दोस्तों से डिस्कशन भी करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, टेलीग्राम की क्विज भी अटेंड करनी पड़ेगी, डाउट्स भी लेने पड़ेंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। खाली आए, ठीक है, जगराते की तरह आए, माता रानी का जगराता सुना और चले गए, उससे एग्जाम नहीं निकलता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नोट्स कुछ नहीं बनाते, आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। वो ऐसे कैसे रहते हैं वो लोग, ठीक है, बोलते क्लास हमने अटेंड किया लेकिन वो उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलना चाहिए। तो ये मैं वेरिएबल्स आपको बता रहा हूँ, कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, जो अलग से इफेक्ट डालते हैं रिजल्ट के ऊपर। पेरेंट्स का साथ आपके पास है, इमोशनल सपोर्ट आपके पास है, आपके दोस्तों का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, भाई बहन, उन लोगों का साथ आपके साथ है, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी स्टडी के रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, ये स्टडी का मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरीके से जैसे कि हम और भी दूसरे हम एक्सरसाइज को ले लें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम साइनोसाइटिस के ऊपर हम डालते हैं इफेक्ट कि साइनोसाइटिस का हमने मान लेते हैं, नेति हमने ले लिया और मंथ हमने सिलेक्ट कर लिया मार्च का। घेरन सहित हमें बताया गया कि मार्च में करनी चाहिए नेति, ठीक है। हमने एक ही ग्रुप ले लिया। अब मार्च में तो वैसे ही कफ जो है प्रकोपित रहता है वसंत ऋतु में,
उस समय तो कफ ज्यादा बनेगा। हमने 100 सैंपल ले लिया, एक ही ग्रुप हमने लिया, हमने बोला कि 3 महीने की इंटरवेंशन है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। अब आप लोग ये मुझे बताओ, सबसे ज्यादा कंफाउंडिंग फैक्टर इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा, जो पूरे रिजल्ट को बदलने वाला है, पूरे के पूरे रिजल्ट को बदलेगा? सोचो। मंथ। क्या? मंथ मंथ सर, मार्च। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्सप्लेन करो थोड़ा सा और अच्छे से। सर क्योंकि इसमें वैसे भी कफ बढ़ा हुआ ही रहेगा, तो फिर रिजल्ट्स हमारे उतने सही नहीं आएंगे। थोड़ा सा चुप गए, बाकी और अच्छे से बताओ क्या इसमें हो सकता है। सुनो ध्यान से, मार्च में तो कफ है, प्री डेटा हमारा हो गया, अब यहाँ सब लोगों को कफ है, और इन, ठीक है, अब नीति कराना हम लोगों ने शुरू किया, और जून के महीने में रिजल्ट आ गया भैया, हमें 70% 80% लोगों का साइनोसाइटिस ठीक हो गया, और हो भी जाएगा। लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो नेति से ही ठीक हुआ है। सीजनल भी तो इफेक्ट होता है भैया, गर्मी का मौसम आ गया तो अपने आप ही कफ कम होने वाला है। आप नेति करो या ना करो, कफ कम हो जाएगा। तो रिसर्च क्या हुई है, तो हो गया ना कंफाउंडिंग सीजनल इफेक्ट। तो ये जो कंफाउंडिंग जो फैक्टर्स हैं, इनको हटाने के लिए हम कंपैरेटिव ग्रुप रखते हैं। अब हमने इन 100 लोगों में क्या किया, 50 लोगों को हमने कंट्रोल ग्रुप दे दिया, और 50 लोगों को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले लोग जो हैं वो योगा कर रहे हैं, नेति कर रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप वाले नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने नॉर्मल जो रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। अब दोनों के दोनों ग्रुप सेम सीजन को फेस करेंगे। अगर सीजनल इफेक्ट होगा तो कंट्रोल ग्रुप भी ठीक हो जाएगा, और अगर हमें नेति का इफेक्ट जानना है, दोनों को कंपेयर कर लो। सीजन का इफेक्ट हुआ, खाने का इफेक्ट हुआ, वो तो दोनों के ऊपर होगा ना। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ज्यादा रिजल्ट आया है, ज्यादा रिजल्ट आया है, इसका मतलब इंटरवेंशन ने इफेक्ट डाला है, और अदरवाइज बराबर ही आया है तो मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं डाला है। और कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोल ग्रुप का रिजल्ट ज्यादा हो गया और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का कम हो गया, ऐसा भी होता है बहुत सारे स्टडी में। तो इसलिए ये ग्रुप लेना ज्यादा बेहतर रहता है, उन स्टडी को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये तो मैंने 2 ग्रुप की बात की, इस तरीके से 3 4 5 बहुत सारे, वो आपके ऊपर है भैया, इतनी सिरदर्दी आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। सैंपल साइज आपका बड़ा होना चाहिए, अगर आप जितने ग्रुप डिवाइड करोगे सैंपल साइज अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 ग्रुप स्टडी में 100 था, 2 ग्रुप स्टडी में 50-50 हो गया, ऑटोमेटिक सैंपल कम हो गया। अब यहीं पे 3 करोगे तो भैया 33 हो गया। जितना सैंपल ये कम होता जाएगा उतनी उसकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी रिसर्च की। सैंपल साइज मिनिमम 40-50 रखिए अपने रिसर्च में, 40-50 मिनिमम रखिए, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो उसके उतना ज्यादा कीजिए सैंपल साइज को, ठीक है। और ग्रुप्स में कम से कम आपको प्री पोस्ट ग्रुप जरूर होना चाहिए आपको, यानी कि कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल और प्री एंड पोस्ट रिसर्च डिजाइन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जिसमें 2 ग्रुप लिए जाते हैं उसको बोलते हैं 2 ग्रुप 1 टाइम असेसमेंट डिजाइन। 2 ग्रुप 1 टाइम असेसमेंट, आगे रिसर्च डिजाइन भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इसी कोई दूसरे नाम से हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 ग्रुप, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 ग्रुप प्री पोस्ट रिसर्च डिजाइन। क्या मैंने बोला अभी? 2 ग्रुप प्री पोस्ट 2 ग्रुप। रिसर्च डिजाइन। हाँ, ये वाला जो रिसर्च डिजाइन है आप लोगों को सबसे ज्यादा सूट करेगा। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा लोग इसी को लिए लेते हैं। 2 ग्रुप होंगे, प्री पोस्ट पहले लेंगे और बाद में लेंगे।
और असेसमेंट आपको कईयों को 20 में भी लेनी है तो उसमें 2 असेसमेंट, 3 असेसमेंट, 4 असेसमेंट, इस तरीके से। जैसे कई लोग बोलते हैं ना 3 महीने का मैं तो हर महीने बाद टेस्ट करूंगी। कई लोग होते हैं जो खर्चा कर सकते हैं, नॉर्मल कम खर्चीले वाला टेस्ट है तो वो हर महीने, हफ्ते, 10 दिन में वो करते रहते हैं इस तरीके से। तो वो इस तरीके से वो इसका नेम बदल जाएगा। और एक और जो है इम्पोर्टेंट जो रिसर्च डिजाइन का जो नाम है, जैसे कि मान लो कि हमने 3 ग्रुप ले लिए, कंट्रोल ग्रुप, योगा ग्रुप और आयुर्वेदा ग्रुप, ऑल्टरनेटिव थेरेपी ग्रुप, एक्यूप्रेशर ग्रुप, रेकी ग्रुप, ठीक है। तो उस तरीके से हम ले सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? 2 ग्रुप प्री पोस्ट एंड कंपैरिजन असेसमेंट डिजाइन, ठीक है। 2 ग्रुप प्री पोस्ट एंड कंपैरिजन असेसमेंट रिसर्च डिजाइन, या सामान्य वर्डों में, नॉर्मल वर्ड्स में मैं बताना है, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, तो 3 ग्रुप डायरेक्ट ही बोल दो, 3 ग्रुप हमारे, सिंपल कहानी, सिंपल, एक ही बार में समझ आ जाएगा। 3 ग्रुप प्री पोस्ट कंपैरिजन रिसर्च डिजाइन, जिन लोगों के ज्यादा ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये मेन रिसर्च डिजाइन है। तो आप लोगों को रिसर्च डिजाइन क्लियर हुआ क्या है और क्यों लेना है रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन में सबसे मेन हम ग्रुप्स को बताएंगे, सैंपल साइज को बताएंगे, ठीक है। और जिसमें एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, रुकिए, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। तब तक आप लोगों ने क्या समझा तब तक बताइए, ओरली बताओ, तब तक मैं निकाल लेता हूँ। कोई भी बताइए, रिसर्च डिजाइन से आप लोगों ने क्या समझा? सर रिसर्च डिजाइन से सर हमने समझा कि एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च का। इस पे हम ये बताते हैं कि हम कैसे करेंगे अपना, मतलब इसमें हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे और उसको कितने सब ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे, और इन सारी बातों को हम बताते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने टाइप्स बताए, हम टाइप्स को बताइए। रिसर्च डिजाइन के टाइप्स अभी समझाए थे ना? सर अभी आपने बताया कि एक कंट्रोल ग्रुप पे होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे होगा। इस पे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जिसको हम 2S भी बोलते हैं, और 3S रिसर्च असेसमेंट आपने बताया। देखिए ऐसे करके हम उसको आपको बांट सकते स्क्रीन सर दिख रही होगी मेरी। इसमें जो है 2 ग्रुप 1 टाइम असेसमेंट डिजाइन, 2 ग्रुप प्री पोस्ट रिसर्च डिजाइन, 3 ग्रुप प्री पोस्ट एंड कंपैरिजन असेसमेंट डिजाइन, इस तरह से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए जो मैं समझा रहा हूँ, देखिए ऐसे डायग्राम आप बनाना अपने सिनोप्सिस में, क्योंकि अगर आप ऐसे डायग्राम का यूज करोगे तो भैया सामने वाले को देखते ही समझ आ जाएगा। जैसे कि पहले बॉक्स में इन्होंने क्या बना दिया, देखिए इन्होंने पहले ऊपर यहाँ पे बताया गया फॉर्मल वर्ड्स में, देखिए डिजाइन एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स would be randomly assigned to a yoga group and control group using a random number। यहाँ पे आप सैम्पलिंग मेथड भी बताएंगे। रिसर्च डिजाइन के अंदर सैम्पलिंग मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कन्वेंशनल सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपने लिया है, रेंडमाइज लिया है, स्नोबॉल जो सैम्पलिंग मेथड को आपने यूज किया, कोटा सैम्पलिंग को आपने यूज किया, पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया था वहां पे, रिसर्च डिजाइन और सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो आपको सैम्पलिंग मेथड भी क्लियर होने चाहिए कि किस सैम्पलिंग मेथड से आप लोगे। आगे क्या बताया कि द योगा ग्रुप वुड अंडरगो एन इंटीग्रेटेड योगा प्रोग्राम ऑफ 2 months, यानी कि कितने महीने की स्टडी है, ये भी खाली वर्डिंग में बता रहे हैं।
participants in the control group would remain in the conventional treatment CPAP। चलिए थोड़ा डिटेल हो गया, मैं डायरेक्ट फिगर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को फिगर यूज करना है, क्योंकि आपके पास सिनोप्सिस के टाइम पेजेस लिमिट्स होंगी, 6 से 7 पेज में ही सिनोप्सिस को फाइनल करना है, इसलिए डायग्राम से वो चीजें बहुत शॉर्ट हो जाती है। देखिए क्लियर हो गया कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट N70, मतलब कि टोटल नंबर जो है आपके 70 लोग हैं। लिस्टिंग देम एंड रेंडमाइज इनटू 2 ग्रुप्स, उनको लिस्ट बनाया और उनको रेंडमाइज जो सैम्पलिंग मेथड को यूज किया और उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और हर ग्रुप में 35 लोग हैं। अब 35 लोगों को बोला गया इंटरवेंशन ग्रुप या फिर योगा ग्रुप, और बाकी दूसरे 35 लोगों को बोल दिया कंट्रोल ग्रुप। इंटरवेंशन ग्रुप का मतलब ये लोगों को हम योगा इंटरवेंशन देंगे, आसन कराएंगे, या जो भी आपने सिलेक्ट किया वो ये लोग करेंगे, और कंट्रोल ग्रुप वाले कुछ नहीं करेंगे या फिर उसके कंपैरिजन में सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल पूछे जाते हैं कि कंट्रोल ग्रुप वालों को खाली नहीं छोड़ना, उनको कुछ ना कुछ सिंपल करवाना है, लेकिन वो मेन इंटरवेंशन उनको नहीं देनी। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं प्लेसिबो, बोलते हैं टेक्निकल वर्डों में, कि उनको गोली दे के रखते हैं। एक तरीके से रिसर्चर की चालाकी होती है। मान लो कि मैं ऑफिस में योगा कराने गया, ऑफिस में बिल्डिंग बहुत सारी है और मैं 100 लोगों को करा रहा हूँ योगा, और बाकी के 100 लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ रुको रुको आप लोगों को करवाऊंगा, अगला आपका नंबर 3 महीने बाद आएगा, तब तक आप इस फॉर्म को भर दो। फॉर्म उनका भी ले लिया और फॉर्म इनका भी ले लिया, उनको वो कंट्रोल ग्रुप में है क्योंकि उनको हम करवा नहीं रहे, लेकिन उनको हम गोली दिए जा रहे हैं करवाएंगे करवाएंगे, रुक जाओ पहले एक बार इनका हो जाए फिर आपका नंबर आएगा। इसे प्लेसिबो बोलते हैं इसको। ठीक है, वैसे धोखे में रखना नहीं चाहिए लेकिन रखते हैं। रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए करना पड़ता है, जिससे क्या होता है ना कि वो लोग डेडिकेशन से उस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो बोलेंगे हम क्यों भरे फॉर्म, हमें क्या लगा है। अब आप लोग गोली दे के रखोगे, हाँ आपको ये चीज मिलेगी, हाँ जो फॉर्म भरेंगे उन्हीं का नंबर आएगा 3 महीने बाद, नहीं तो नहीं आने वाला आपका नंबर। तो इस तरीके से एक है सैंपल साइज को बनाए रखने का एक तरीका है। सर बाद में गुस्सा नहीं करते क्या ये लोग? जो करते हैं करने दो, आगे का आगे देखा जाएगा। वो आपके इथिक्स हैं, वो आप बाद में उनको करवा दो, कुछ दिन आकर है ना, बाद में उनसे पैसे लेके करवा दो, जो भी हो बाद में आप लोग जानो। ठीक है, आपकी मेन सर तो रिसर्च ये होगी। हाँ लेकिन ये आपके इथिक्स साथ है, तो होगा ऐसा सर ऐसा करना भी। नहीं चाहिए, ले अगर इथिक्स हम है। उनको बता देते हैं सर कि हम ऐसा करेंगे तब तो वो कहाँ ही एग्री होने वाले। नहीं बहुत सारे हैं, वो आप अपने सैंपल के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, लेकिन इथिक्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि सच बोलना चाहिए। वो आप जानो, सबकी अपना अपना तरीका है। ठीक है, सर अच्छा ये कर सकते हैं क्या, कंट्रोल ग्रुप के जो सैंपल साइज है उसको हम कम कर सकते हैं क्या, कि सेम रखना होता है? कोशिश रहनी चाहिए सेम होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे ना। ये जो डिफरेंस है ना ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरवेंशन हमने 50 ले लिया और कंट्रोल 20 लिया है, नहीं, दोनों ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए, तभी तो कंपैरिजन में मजा आएगा ना। अब हमारी क्लास में अभी मैं बात करूं कि मेल कितने फीमेल कितने, मेल यहाँ पे 1 बैठा है और फीमेल यहाँ पे 6 बैठी हैं, तो कंपैरिजन कहाँ हुआ। बराबर के मेल हो और बराबर की फीमेल्स हो और फिर कंपटीशन हो दोनों के बीच में, फिर पता चलेगा ना मेल्स इंटेलिजेंट है या फीमेल इंटेलिजेंट है। तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है दोनों। तो इंटरवेंशन ग्रुप किस तरीके से चार्ट बना लें आप, चार्ट बनाने के बहुत तरीके हैं, और इंटीग्रेटेड अप्रोच हो या कौन सी थेरेपी देने वाले हो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिए ये रहा तरीका एक और, अच्छे से या इस तरीके को आप जरूर यूज करना अपने रिसर्च में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मैं भेजूंगा नहीं है मैं ग्रुप में, क्योंकि किसी और ये प्रोजेक्ट का काम है, ये मैं नहीं भेज सकता इसको। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रख लिए इसको तो इसको फ्लो कि चार्ट बोलते हैं।
हाँ, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्मा फ्लो चार्ट भी बोला जाता है, प्रिज्मा वाला, हाँ प्रिज्मा ही एक तरीके से इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इसको हम। जी सर, ये उसमें भी होता है, क्या बोलते हैं, बीसीए वगैरह में भी फ्लो चार्ट बनवाया जाता है। जी जी। तो देखिए टोटल 70 लोग हैं। बेस लाइन का मतलब क्या होता है मैं भी समझाता हूँ आपको। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, अभी बताता हूँ, आप रुक जाओ, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने लोगों को सिलेक्ट किया, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि शुरू में 70 लोगों ने हाँ किया कि हाँ वो लोग तैयार हैं, उन लोगों ने कंसेंट फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गए हैं, वो लोग करेंगे। अब उन 70 लोगों में से रैंडमाइज किया आपने, यानी कि आप लोगों ने लॉटरी मेथड लगाया, कॉइन मेथड लगाया, नंबरिंग लगाया, रोल नंबर लगाया, अल्फाबेटिकली लगाया, जो भी आपने लगाया वो आप लोगों ने दो तरीके से उन लोगों को डिवाइड कर दिया। अब 35 लोग योगा ग्रुप में आ गए और 35 लोग जो है कंट्रोल ग्रुप में आ गए, ठीक है। अब इन 35 लोगों ने 8 वीक योगा इंटरवेंशन, यानी कि 2 महीने की इन्होंने योगा किया। और इन लोगों ने क्या किया, 8 वीक सीपीएबी ट्रीटमेंट, यानी कि सीपीएबी ये अलग है, ये क्योंकि स्लीप स्टडी हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या था, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। जो कंटिन्यू एयर का जो प्रेशर होता है हमारे लंग्स के अंदर, ये उसका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट असेसमेंट लिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे परी वाली होगी, यहाँ पे पोस्ट असेसमेंट हो गया। 2 महीने के बाद स्टडी पूरी होगी। ये आप अलग से भी दिखा सकते हो थोड़ा इम्प्रेसिव बनाने के लिए कि योगा ग्रुप के 35 लोग हैं, ठीक है। 2 महीने उन्होंने योगा किया, कि पहले इन्होंने बिफोर असेसमेंट किया और आफ्टर असेसमेंट किया। ऐसे ही कंट्रोल ग्रुप में बिफोर स्टडी किया, टाइम भी डाल सकते हो। टाइम अब क्योंकि सिनोप्सिस तो फ्यूचर है, वहां पे तो टाइम नहीं डाला जा सकता फ्यूचर में, तो यहाँ पे खाली नॉर्मल आप इस तरीके से एजम्पशंस बना के डाल सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल होगी, बताता हूँ आपको, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। वापिस आते हैं। तो आशा रखता हूँ कि रिसर्च डिजाइन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से आप जो भी सिनॉप्सिस बनाओगे उस पे ऐसे आपको क्लियरिटी रखनी है, ओके। इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन वैसे इस फ्लो चार्ट में हमने इनडायरेक्टली कवर कर लिया, लेकिन इंटरवेंशन का चार्ट आपका फिर भी अलग से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, ये रहा, ये रही इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी, सीपीएबी। लेकिन इसका एक अलग से भी आपका अलग से आप बनाओ, मैं दिखाता हूँ, रुकिए। ये रही यहाँ की, ठीक है। सीरियल नंबर, ऑब्जेक्टिव, ये आप कम से कम लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ले रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, कितने राउंड कराएंगे, और यहाँ पे एक कॉलम और डाल के टाइम का भी डाल सकते हैं कि इतनी देर तक करेंगे। जैसे एक मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने एक बनाया था, मॉड्यूल बनाया था, लेकिन उस पर मैंने काम नहीं किया अभी। हाँ, जैसे कि ये मैंने खुद का, मेरे ये है, खुद का किया था मैंने अभी इसके ऊपर, लेकिन अभी पूरा 100% हुआ नहीं है। मॉड्यूल क्या हो, तो मेरी स्टडी है, मैं दिखा सकता हूँ। चेयर योगा का है योगा मॉड्यूल, ऑफिस के लोगों के ऊपर कि प्रेयर करेंगे। टाइम में आपका पूरा क्लियरिटी मेंशन होना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम कितनी देर करेंगे, आसन कितनी देर करेंगे, सूर्य नमस्कार कितनी देर करेंगे, लाफ्टर एक्सरसाइज कितनी देर करेंगे, ब्रीदिंग कितनी करेंगे। यानी कि आप टेबुलर फॉर्म में एक बार में देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोग इंटरवेंशन देने क्या वाले हो, इंटरवेंशन टाइम कितना होगा, वो आप मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में करेंगे, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप डिटेल स्टडी भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तो मैं कहने क्या डाला, सूक्ष्म व्यायाम 8 मिनट का डाला मैंने, ठीक है। अब ये 8 मिनट भी कौन सा सूक्ष्म व्यायाम, वो आपको अगले उसमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि
यहाँ पे बुद्धि तथा समझ शक्ति विकास क्रिया 30 सेकंड करेंगे, बुद्धि ये 30 सेकंड करेंगे, समझ शक्ति विकास क्रिया 30 सेकंड करेंगे। ठीक है, ये जो टाइम है आपका पूरा पूरा फिक्स होना चाहिए इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं कि हाँ भैया इसने सिस्टमेटिकली स्टडी किया है, तभी ये इन चीजों को बता पा रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से शायद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंटरवेंशन को हमने कैसे दिखाना है। ठीक है, या और आपको नीड है कुछ समझने की, कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। सर इसको सिनॉप्सिस में डालना है क्या, इतना यस, डीप? डालना है टेबुलर फॉर्म में, इसको सॉर्ट करके डालना है इसको। ठीक है, जी सर। और दूसरा ध्यान रखिए, जैसे कि ये मॉड्यूल मेरा खुद का है जो मैंने बनाया था, हो सकता है आप लोग भी खुद का मॉड्यूल बनाओ अपने आप का, और हो सकता है कि आप बनी बनाई ऑलरेडी किसी रिसर्च पेपर ने यूज किया और आपने डायरेक्टली उसी का मॉड्यूल को कॉपी कर दिया। तो मॉड्यूल का क्या होता है, मॉड्यूल को वैलिड करवाना पड़ता है। ठीक है, मैंने एक शब्द यूज किया वैलिड, इसका मतलब बताएंगे कोई, वैलिड का मतलब क्या है? ऑथेंटिक, यानी कि ये मॉड्यूल मेरा कितना ऑथेंटिक है। ये खाली मेरे ही नॉलेज है, मैं राहुल जी ने बना दिया, जरूरी नहीं है कि राहुल जी गुरु हो गए, जो बोल दिया वही सही होगा, नहीं। अब वो क्या करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को, कम से कम 20-30 प्रोफेसर्स को दिखाएंगे। अब मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे प्रोफेसर हो, मैं बोला कि पुष्पा जी देखो मेरा मॉड्यूल कैसा है, रैंक दो मुझे 10 में से। रितिका जी देखो, सलोनी जी देखो, ये सभी लोग आप अपने आप देखोगे, हाँ राहुल जी ने ये अच्छा किया है, हाँ इसके रैंक यहाँ पे इस पॉइंट पे अच्छा है, फिर सजेशन देंगे नहीं ये हट जाना चाहिए, ये आपका बेकार है, इसका यूजलेस है, टाइम वेस्ट होने वाला है। आप लोग सजेशन दोगे एज क्योंकि आप बड़े हो, प्रोफेसर हो। तो उसके बेस पे फिर मैं एक मॉड्यूल बनाऊंगा, यानी कि जो आप लोगों के कमेंट आए हैं, जो आप लोगों ने बोला कि ये चीज गलत है, इसको यहाँ से हटाओ, यानी कि उसके बाद में एक, यानी कि आप एक इस तरीके की लाइन को भी यूज कर सकते हो कि आपने ये जो मॉड्यूल है इतने टीचरों से कंसल्ट करके बनाया गया है, इतने प्रोफेसर्स ने ओके किया है कि हाँ आपका मॉड्यूल सही है। तो वो एक उससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है आपके मॉड्यूल की, क्योंकि आप अकेले गलत हो सकते हो, वो 20 प्रोफेसर गलत नहीं हो सकते जिन लोगों ने आपके मॉड्यूल को पास किया है, जिन्होंने कहा कि हाँ रैंक दिया है। और उसको आप गूगल फॉर्म के जरिए भी ले सकते हो, हार्ड कॉपी के जरिए भी ले सकते हो, और जितना अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। जेआरएफ वाले बच्चों से ले लो, उनसे भी ज्यादा अच्छा है। प्रोफेसर से ले लो, उनसे भी ज्यादा ऑथेंटिक है, एचओडी से ले लो। ठीक है, इस तरीके से, और ज्यादा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के उनका आप उनसे पास करवाओ और उनके डाल दो कि हाँ इतने प्रोफेसर्स ने इस मॉड्यूल को ओके कर दिया है। इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम के लिए मैंने यही मॉड्यूल बनाया है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये मॉड्यूल वाला पॉइंट? यस या नो? इंटरवेंशन क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने असेसमेंट में पढ़ा टूल, वहां पे मैंने खाली साइंटिफिकली टूल बताए, स्पायरोमीटर, एचआरवी, हार्मोन टेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चनर मेथड का भी यूज किया जाता है, और हर एक में यूज किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर की अपनी एक महत्व है, सबसे सस्ता भी होता है क्वेश्चनर मेथड, सबसे इजी, कंफर्ट, कम टाइम लेने वाला और कम पैसे लगने वाला। अब क्वेश्चनर मेथड में तो भैया सहमत है, सहमत नहीं है, पूरी तरीके से सहमत है, पूरी तरीके से सहमत नहीं है, इस तरीके से ऑप्शंस बनेंगे। अब वो तो क्वालिटेटिव डाटा हो गया, अब उस क्वालिटेटिव को हमें क्वांटिटेटिव बनाना है। जैसे उसको फिर हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी कि एक्सीलेंट को 5 नंबर दे दिए, गुड को 4 नंबर दे दिए, ठीक है, बैड को 3 नंबर दे दिए, वेरी बैड को 2 नंबर दे दिए,
इसको हटा ही देना चाहिए, उसको 1 नंबर दे दिए। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग देंगे, जो भी होगा वो उनको, वो या जिस भी आप क्वेश्चनर को लोगे, क्वेश्चनर भी खुद भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसका भी यही तरीका है जो मैंने मॉड्यूल का बताया, उसको वैलिड करवाना पड़ेगा अलग अलग ऑफिसर से, अलग अलग प्रोफेसर से, अगर आप खुद का क्वेश्चनर बनाओगे तो। अदरवाइज क्वेश्चनर आपको बहुत मिल जाएंगे, आप टाइप करोगे किसी भी चीज का, गूगल पे नाम डालो, स्लीप से रिलेटेड क्वेश्चनर चाहिए, स्ट्रेस का चाहिए, डिप्रेशन का चाहिए, एंजाइटी चाहिए, मेनोपॉज का चाहिए, हर एक का क्वेश्चनर आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली उनको यूज करो और उनको फॉर्म भराओ। अब उनसे हमें डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो नंबरिंग फॉर्म में आप उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आप उनसे डेटा लेंगे, अलग अलग एक्सेल फाइल में डालेंगे, तो डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसलिए इसमें आपको लैपटॉप वर्क नीड पड़ेगी, तो आपको पास लैपटॉप होने चाहिए। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पीएचडी में जाना है तो भैया लैपटॉप लेनी पड़ेगी आपको, बिना उसके काम नहीं चलेगा या बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। चाहे हल्की वाली सस्ती वाली ले लो, लेकिन ले लेना, नहीं तो आप ये आगे के जो काम है ना नहीं कर पाओगे बिना लैपटॉप के। डेटा एनालिसिस ये सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, जेप्स है, आर स्टूडियो है, ठीक है, और इसके अलावा SPSS25 है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके जरिए वो अलग डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है, उसके हिसाब से, और आपको चाहिए क्या, मीन चाहिए, मोड चाहिए, मीडियन चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, ग्राफ्स आपको बनाने हैं, क्या क्या आपको बनाने हैं जो है वो आप उसके बेस पे फिर आप जो है कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे और कौन सा टेस्ट आप यूज करोगे। टेस्ट आपको पता होगा, टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो पैरामीट्रिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ठीक है। और जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, उसमें काइस के टेस्ट, मैनुअली, एच टेस्ट, यू टेस्ट, ये जो होती हैं, ये टेस्ट वहां पे क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस का पार्ट पता है सब लोगों का वीक होगा, क्योंकि अभी आप नॉर्मल MSc किया, आप लोगों ने PhD नहीं किया है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं खाली चेक करने के लिए। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, टाइप ऑफ टेस्ट, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, यू टेस्ट, काइट टेस्ट, मिनिमम आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके ग्रुप के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, आप टी टेस्ट यूज करोगे, जेड टेस्ट यूज करोगे, एनोवा टेस्ट यूज करोगे। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा ये टॉपिक मैं पढ़ाऊं आपको, ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, किसी की भी उठाइए और पढ़िए। अरे ये आगे डिटेल में था, मैंने तो ऊपर शॉर्टकट में बता दिया आपको ऐसे ही, मुझे खुद याद नहीं रहा। अरे ये रहा, डिटेल तो बहुत सारी छूट भी गई, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, चलो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम पढ़ लेंगे पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। जी सर। वैसे हमने आज बेसिक बेसिक क्लियर किया, जो मुझे याद आता गया मैं मेन मेन जो बताता गया ऐसे, ठीक है। कोई डाउट हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं, कमर गर्दन अपने सीधा करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों को मिलाएं और अब करें।
आंखों पे लगाएं, धीरे से आंखें खोलिए। सभी को नमस्ते, सदा रहो हंसते। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपका होमवर्क चेक करूंगा। होमवर्क आप लोगों का क्या है? आप लोगों को अपना जो मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपका टॉपिक फाइनल है तो आपको वो लिखना शुरू कर दो भैया। एक दिन में सिनोप्सिस नहीं बनेगी। आज लिखना शुरू करोगे तो 1 महीने में जाके बनेगी। ठीक है? तो अपना आज से अपना राइटिंग वर्क